मन्नू भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला वर्ग की किस व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया? 10 मीटर। फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस संस्करण का शुभारंभ पेरिस में 26 जुलाई 2024 को हुआ? तो 33वें। फिर वर्ष 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में किस देश का पासपोर्ट वीजा शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। फिर महिला क्रिकेट एशिया के 9वें संस्करण विजेता कौन है? तो पहली बार जीता है कौन? श्रीलंका। रूस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को वहां किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड। फिर संयुक्त राष्ट्र नुकसान और क्षति कोष की बोर्ड की मेजबानी किसे प्रदान की गई है? तो फिलीपींस को। फिर भारतीय ओलंपिक संघ के ने किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? तो इसकी है अभिनव बिंद्रा को। फिर 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में कौन से देश क्रमशः प्रथम, तृतीय और द्वितीय रहे? तो अमेरिका, चीन और कोरिया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय अमेरिका, चीन, कोरिया, दक्षिण कोरिया। फिर पद्मश्री से सम्मानित जैविक खेती के लिए मशहूर उड़ीसा के किस किसान का जुलाई 2024 को निधन हुआ? तो कमला पुजारी। फिर अगला है असम के चराईदेव जिले में स्थित शाही परिवारों के किस कब्रिस्तान को राजस्थान का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया? तो यह है मोइतम। बजट अनुदान बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 48,20,512 करोड़ का। फिर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कब शुरू किया गया? तो ये और इसके तहत अब तक 84,119 बच्चों को बचाया गया है। तो 2018 में शुरू किया गया। फिर भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए तो कौन है? मोनलो मार्केज, और ये स्पेन के हैं। फिर मोरक्को की किस कंप्यूटर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर ने दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती? तो यह केंजा लाइली ने। फिर है ईरान में जुलाई 2024 में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया किसे? मसूद पज़ेश्कियान को। मसूद पज़ेश्कियान। फिर अगला है केंद्र सरकार ने 25 जून को किस रूप में मनाने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया? तो यह है संविधान हत्या दिवस। फिर है ये और कौन सी डेट को बताया? ये 12 जुलाई को। फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत आईटीआई डिप्लोमा होल्डर से लेकर 12वीं पास और ग्रेजुएट तक को 10,000 प्रति माह दिए जाएंगे? तो यह है लाड़का भाऊ योजना। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई 2024 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। फिर है एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्यामलाल यादव है। फिर इंग्लैंड के किस सफल तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये है जेम्स एंडरसन। फिर प्रति वर्ष 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है जिसकी वर्ष 2024 के लिए थीम किसी को पीछा न छोड़ना, सभी की गिनती करना है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। फिर है भारतीय क्रिकेट के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर। फिर यूनेस्को ने 11 देशों में कितने नए स्थलों को 22वें रिजर्व के रूप में नाम निर्दिष्ट करने की मंजूरी दिलाई है? तो ये जुलाई 2024 में दी गई। कितने? 11। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को वर्ष 2023 के क्रिकेट 4 गुण सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो यह है स्कॉटलैंड। फिर है कौन सा बहुराष्ट्रीय एवं द्विवार्षिकी वायु अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के बेस डार्विन में 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 के दौरान आयोजित किया जा रहा है? तो यह है पिच ब्लैक करके 2024। फिर संघाई सहयोग संगठन
के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कहाँ आयोजित हुई? तो अस्ताना में, कजाकिस्तान में। फिर भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण थाईलैंड के फोर्ट वाचिरापक्रम में 1 से 15 जुलाई आयोजित किया गया? तो 13वां। फिर 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्य सलाहकार परिषद का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। फिर 37वें विंबलडन टूर्नामेंट 1 से 14 जुलाई 2024 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने लगातार कौन सी बार जीता? तो दूसरी बार। फिर पुरुष के 48वें कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अर्जेंटीना ने किसे पराजित कर 16वीं बार जीता है? तो कोलंबिया। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जुलाई 2024 में किया? तो मॉरिशस में। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। तो पहला आता है भारतीय विदेश मंत्री की मॉरिशस यात्रा। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस प्रवास पर रहे और समझौते हुए इसमें भारतीय विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य अंतरिक्ष सहयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अनुसंधान संस्था के विकास, संस्कृत और भारतीय दर्शन के लिए आईसीसीआर चेयर के नवीनीकरण और भारतीय आवर्जन अभिलेखागार के डिजिटलीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फिर डॉक्टर जयशंकर का मॉरिशस प्रवास। अन्य प्रमुख तथ्य क्या हैं? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र पर सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर उन्होंने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, जिसका नाम मैत्री उद्यान रखा गया। फिर है ग्रैंड बॉयस में भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित एक आधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन। फिर डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ 12 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने 7वीं पीढ़ी के मॉरिशस नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड वितरित किए। फिर डॉक्टर जयशंकर ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया, जिस पर संप्रभुता को लेकर मॉरिशस का यूनाइटेड किंगडम के साथ विवाद चल रहा है। अगला है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले और पार्टनर्स द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के पासपोर्ट क्षमता को मापने वाले सूचकांक हैनले पासपोर्ट सूचकांक शीर्षक से 23 जुलाई को जारी किया गया। तो क्या नाम था? हैनले शीर्षक क्या था? जो भी है भूल गया मैं तो। हैनले पासपोर्ट सूचकांक शीर्षक, ठीक है। फिर अगला है वर्ष 2024 के लिए जारी इस विश्व रैंकिंग में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान सूचकांक में सिंगापुर का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है, जिसके नागरिक विश्व में 227 डेस्टिनेशन में से 195 डेस्टिनेशन पर वीजा फ्री यानी बिना वीजा कर यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और शीर्ष स्थान पे कौन है? सिंगापुर। और सेकंड पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये सब हैं। निम्नतम स्थान पर प्राप्त 3 देश कौन है? अफगानिस्तान, सीरिया और इराक। और भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भारत वर्ष 2024 के हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 82वें स्थान पर है। भारत इस इंडेक्स के विगत संस्करण वर्ष 2023 में 84वें तथा 2022 में 83वें स्थान पर था, तो हम 82वें पे आ गए हैं अब। और हमारे आसपास वालों में चीन है, उसकी वीजा फ्री स्कोर हटा के उसकी रैंक चल रही है चीन की 59 59वीं। फिर म्यांमार की है 92वीं, श्रीलंका की है 93वीं, बांग्लादेश की है 97, नेपाल की है 98 और पाकिस्तान की है 100। तो चीन ने बनाई विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। तो चीन ने केवल कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हुए विश्व की पहली हाई स्पीड
ट्रेन बनाने में सफलता हासिल की है। इस ट्रेन ने इतिहास में पहली बार कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो इस देश ने इतिहास में पहली कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण। फिर अगला बिंदु इसमें क्या है, तो यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है, लगभग 11% हल्की है और प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। फिर है किंग दाओ सिफांग कंपनी द्वारा बनाई गई इस ट्रेन को स्ट्रेवो एक या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिशन नाम दिया गया है। तो नाम क्या है, स्ट्रेवो एक या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट। फिर है कार्बन फाइबर ट्रेन 87 मील प्रति घंटे यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक शीर्ष गति तक पहुंचेगी और नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी। फिर अगला है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 को रूस ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के बीच आयोजित 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंचे। अपने रूस प्रवास के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। सम्मेलन में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को तेज करने के उद्देश्य से 2030 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने की सहमति व्यक्त की। फिर इस यात्रा प्रवास के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से अति महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। 2024 और 29 तक अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग का कार्यक्रम और साथ ही रूसी संगठक संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग का सिद्धांत समझौता। फिर भूगणित यानी जियोडसी और मानचित्र कला, कार्टोग्राफी और स्थानिक डेटा संरचना में ज्ञान एवं अनुभव का आदान प्रदान करने हेतु एमओयू। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक, संयुक्त अनुसंधान कर्मियों का आदान प्रदान, ध्रुवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं परियोजनाओं में भागीदारी हेतु एमओयू भी किया गया। फिर अगला इसी में आगे वाणिज्य प्रगति के नागरिक कानून से संबंधित विवादों के निपटारों को सुविधाजनक बनाने हेतु एमओयू। फिर इन्वेस्ट इंडिया और जेएससी रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की प्रबंध कंपनी के बीच संयुक्त निवेश संवर्धन की रूपरेखा से संबंधित समझौता। फिर भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और अखिल रूस सार्वजनिक संगठन बिजनेस रूस के बीच समझौता ज्ञापन। फिर रूस दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। फिर है भारत रूस को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन्हें पुरस्कार क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। 300 वर्ष पहले शुरू हुए इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता हैं। फिर अगला है रोसाटॉम मंडप। तो इस यात्रा के दौरान मोदी ने पुतिन के साथ मॉस्को में अखिल रूसी प्रदर्शनी केंद्र ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर वीडीएनकेएच का दौरा किया। वीडीएनकेएच का यहाँ प्रधानमंत्री को परमाणु सिम्फनी भी दिखाई गई जो वीवीईआर 1000 रिएक्टर का एक स्थायी कार्यशील मॉडल है। यह भारत में कुडनकुनम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीवीईआर 1000 रिएक्टर। फिर ऑस्ट्रिया प्रवास। तो अपने 3 दिवसीय विदेश दौरों के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के
75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वर्ष 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल वर्ष 1955 में पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे और इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा पर गई। वह वर्ष 1983 में दूसरी बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गई थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करने के साथ ही ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। फिर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एक अधिक स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का गहरा और व्यापक बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फिर अगला है, ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी को प्रचंड जीत। तो यूरोपीय देश ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन की 650 सीटों के लिए आम चुनाव हेतु मतदान 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुए। ब्रिटेन के इस आम चुनाव में लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ 14 वर्ष बाद सत्ता में अपनी वापसी की है। तो ब्रिटेन के साथ इन आम चुनावों में कीर स्टारमर की अगुवाई वाली मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी ने 411 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में 121 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। फिर अगला है, स्टारमर बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। तो चुनावों में जीत हासिल करने के बाद लेबर पार्टी के राजनेता कीर स्टारमर ने ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और राचेल रिवीस को पहली महिला वित्त मंत्री और एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री नामित किया। फिर ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के 26 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की। जीतने वालों में लेबर पार्टी के सदस्यों की संख्या 18 सबसे अधिक। पिछले आम चुनाव में भारतीय मूल के 15 सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला है, जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता। तो भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट एमआरए हुआ। अब उक्त एमआरए नई दिल्ली में दोनों देशों के व्यापार संबंधी 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान लागू किया गया। यह जैविक उत्पादों के लिए दोनों देशों के मध्य पहला द्विपक्षीय समझौता है। फिर समझौते के कार्यान्वयन एजेंसियां, तो भारत सरकार का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा और ताइवान की कृषि एवं खाद्य एजेंसी यानी AFA। फिर है लाभ। इस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम NPOP के अनुरूप जैविक रूप से उत्पादित और संभाले गए कृषि उत्पादों को NOP के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी जैविक प्रदर्शन दस्तावेज के साथ ताइवान में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के प्रदर्शन सहित बिक्री की अनुमति है। फिर इसी प्रकार ताइवानी विनियमन के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किए गए जैविक प्रदर्शन दस्तावेज के साथ भारत में ताइवान ऑर्गेनिक लोगो के प्रदर्शन सहित बिक्री की अनुमति होगी। फिर MRA क्या है? MRA प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों यथा चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी, काली, हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों आदि का ताइवान में निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। तो इसमें है शीर्षक जीवन यापन लागत वाले शहरों की रैंकिंग 2024 से फिर जारी करता है मर्सर। ठीक है। फिर है शीर्ष स्थान हांगकांग को मिला है और मर्सर द्वारा जून 2024 में जारी वार्षिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में उन लोगों के लिए मूल्यवान रुझान और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिन्हें वैश्विक गतिशीलता संचालन के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। रैंकिंग में दुनिया के 226 देशों को क्रम में सूचीबद्ध किया गया जिसमें रहने के लिए सबसे महंगे और सबसे कम खर्चीले स्थान शामिल है। हांगकांग
की रैंकिंग है 6ठी। और सिंगापुर नहीं, हांगकांग की है पहली, सिंगापुर की है दूसरी, ज्यूरिक की है तीसरी। तो हांगकांग हांगकांग, सिंगापुर सिंगापुर, ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का, फिर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का है, और है बेसल वो भी स्विट्जरलैंड का है। तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा, बेसल, ये सब हैं। और विश्व के सबसे कम खर्चीले देश, पांच शहर कौन से हैं? तो अबूजा है पहला, फिर है नाइजीरिया का है लागोस, और नाइजीरिया ये है वापस, और इस्लामाबाद पाकिस्तान का। तो अबूजा हो गया, फिर लागोस नाइजीरिया का है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अबूजा नाइजीरिया का, लागोस नाइजीरिया का, फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान का, और बिश्केक किर्गिस्तान का, और कराची पाकिस्तान का। तो ये सबसे कम खर्चीले हैं। फिर अगला है भारत के सबसे महंगे शहर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में मर्सर सर्वे 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे महंगा शहर मुंबई है। इससे पहले दिल्ली पहले नंबर पर था, जो कि अब इस मामले में दूसरे स्थान पे है। और महंगे शहरों में तीसरे स्थान पर चेन्नई और चौथे स्थान पर बेंगलुरु है, जबकि हैदराबाद पांचवें स्थान पर है। तो भारत में है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। फिर जापान और फिलीपींस के मध्य रक्षा समझौता। तो चीन के चिंताओं के बीच फिलीपींस और जापान ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर 8 जुलाई 2024 को हस्ताक्षर किए। इस पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करने से उन्हें एक दूसरे की धरती पर अपनी सेनाएं तैनात करने की अनुमति मिल गई है, जो इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव के बीच उनके सुरक्षा संबंधों में एक मील का पत्थर है। तो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों एक दूसरे अन्य देश की भूमि पर सैन्य सुविधाओं की स्थापना का अधिकार नहीं होगा। तो दोनों को किसी अन्य देश की भूमि पर सैन्य सुविधाओं की स्थापना का अधिकार नहीं है, पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखना है। फिर आरएए के द्वारा दोनों देशों की सेनाओं को अपने संबंधों को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें मानवीय आपात स्थितियों और अन्य आकस्मिकताओं के लिए तैयारी हेतु संयुक्त अभ्यास करना भी शामिल है। फिर भारत और अमेरिका ने किए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर। तो भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी को रोकने और पुरातन वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने के लिए अपना पहला समझौता किया। भारत और अमेरिका सरकार ने उक्त सांस्कृतिक संपदा समझौता यानी कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर विश्व धरोहर समिति 46वीं बैठक के अवसर पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में किए। फिर सांस्कृतिक संपत्ति समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण पर रोकने के साधनों पर आधारित है। फिर सीपीए अमेरिका में 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1770 ईस्वी तक कुछ पुरातात्विक सामग्री और मानव जाति विज्ञान संबंधी कुछ सामग्री के आयात को प्रतिबंधित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 से 23 जून 2023 को अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को 262 पुरावशेष सौंपे थे। भारत 1976 से 358 पुरावशेषों को वापस लाया है। इनमें से 345 को 2014 तक वापस लाया गया है। 345 को 2014 के बाद वापस लाया गया है। फिर भारत ने संभाली एडीपीसी की अध्यक्षता। तो भारत ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता 24-25 के लिए संभाल ली है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र सिंह सदस्य और विभागाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने चीन से एडीपीसी की अध्यक्षता थाईलैंड में 25 जुलाई 2024 को संभाली, ठीक है। फिर भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक में आयोजित एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की। एडीपीसी क्या है? तो एडीपीसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और 8 पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड
वर्ष 1986 में स्थापित एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। फिर करंट अफेयर का मंथली रिव्यू, वन लाइनर। तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने अपनी रॉकेट निर्माता फर्म स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो टेक्सास में। फिर अगला है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में कितनी राशि की पहली किस्त जुलाई 2024 में जारी की? तो 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अरबा का परीक्षण अभियान जुलाई 2024 में कहाँ शुरू किया गया? तो दुबई में। फिर किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट जारी किए? जापान ने। फिर इजराइल सांसद नेसेट ने संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी को दे दी है? ठीक है, तो फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। फिर अगला है, तो मोइतम भारत का 43वां विश्व, ये तो वापस आ गया, अभी राष्ट्रीय परिदृश्य आ गया। ठीक है,